वार 2 की कहानी जासूसी ब्रह्मांड को एक और बड़े और गहरे स्तर पर ले जाती है, जहां कबीर धलीवाल ऋतिक रोशन अपनी पिछली लड़ाइयों और विश्वासघातों की चोटों के साथ अब भी एक सैनिक की तरह डटा हुआ है। फिल्म की शुरुआत यूरोप में उसके एक गुप्त मिशन से होती है, जहां ये साफ हो जाता है कि यह केवल एक एक्शन मूवी नहीं है बल्कि निष्ठा, देशभक्ति और त्याग की कीमत पर सवाल उठाने वाली कहानी है। कहानी जल्दी ही ये दिखाती है कि कई देशों के वरिष्ठ खुफिया अधिकारियों की हत्या बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से की जा रही है और इसके पीछे कोई बहुत शक्तिशाली और संगठित दुश्मन है। इसी बीच प्रवेश होता है विक्रम जूनियर एनटीआर का, जिसकी पहली झलक ही दर्शकों को भ्रमित कर देती है कि वह नायक है या खलनायक। विक्रम की ताकत, जज्बात और रहस्यमय व्यक्तित्व कबीर के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर देता है। फिल्म का बड़ा हिस्सा इन्हीं दोनों के टकराव, मुकाबले और अंततः रिश्ते पर टिका है। विक्रम की मौजूदगी कबीर के अतीत का आईना बनकर सामने आती है और यह संघर्ष सिर्फ हथियारों और मुक्कों का नहीं बल्कि विचारधाराओं का भी बन जाता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, धीरे धीरे ये साफ होता है कि विक्रम कोई भाड़े का टेररिस्ट नहीं बल्कि एक प्रशिक्षित एजेंट है, जिसके पीछे उसका निजी दर्द और राजनीतिक मकसद है। उसकी क्रूरता लालच से नहीं बल्कि बदले और न्याय की प्यास से जन्मी है। कबीर समझ जाता है कि सामने वाला कोई साधारण दुश्मन नहीं बल्कि वही इंसान है जिसने अपने जीवन के संघर्षों से उसी तरह की चोटें खाई हैं जैसी उसने खुद देखी हैं। फिल्म का पहला हिस्सा इस रहस्य को धीरे धीरे खोलता है। स्पेन की गलियों में पीछा करते हुए, जापान की बुलेट ट्रेन पर जबरदस्त फाइट सीन, इटली में पानी के नीचे मिशन, ये सब केवल रोमांच के लिए नहीं बल्कि कहानी और किरदारों को आगे बढ़ाने के लिए रचे गए हैं। कबीर की असली लड़ाई सिर्फ विक्रम से नहीं बल्कि उस अदृश्य सिंडिकेट से है जो पूरी दुनिया को अस्थिर करने की साजिश रच रहा है। फिल्म की असली ताकत यह है कि कबीर और विक्रम दोनों अपने अपने नज़रिए से सही हैं। कबीर एक अनुशासित सैनिक है जो अब भी व्यवस्था और सिस्टम पर भरोसा करता है, चाहे उसने पहले उसे धोखा ही क्यों न दिया हो। वहीं विक्रम व्यवस्था की भ्रष्टता से तंग आकर मानता है कि असली न्याय केवल वही कर सकता है जो सिस्टम से बाहर निकलकर खुद अपने हाथों में फैसले ले। उनका टकराव एक्शन से कहीं गहरा है। यह एक वैचारिक युद्ध है जिसमें दर्शक खुद से पूछते रहते हैं कि असली देशभक्ति किसकी है। इस बीच काव्या कियारा आडवाणी का किरदार कहानी को भावनात्मक संतुलन देता है। वह सिर्फ रोमांटिक रुचि नहीं है बल्कि एक साइबर इंटेलिजेंस विशेषज्ञ है जो कोड तोड़ने और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क हैक करने में निर्णायक भूमिका निभाती है। उसकी मौजूदगी से कबीर का मानवीय पहलू सामने आता है और दर्शक देखते हैं कि कठोर सैनिक के भीतर एक इंसान अब भी मौजूद है। दूसरे भाग में कहानी और गहरी होती है। ये खुलासा होता है कि सारी हत्याएं एक बड़े खेल का हिस्सा थीं, भारत और उसके पड़ोसी देशों को आपसी अविश्वास और युद्ध की स्थिति में धकेलना ताकि अंतर्राष्ट्रीय हथियार डीलरों और गुप्त संगठनों को फायदा मिले। यही विक्रम का दुखद अतीत सामने आता है। उसका परिवार और साथी इसी सिंडिकेट की साजिशों का शिकार हुए थे और उसका गुस्सा उसी दिशा में मोड़ दिया गया जिसे दुश्मन चाहते थे। अब कबीर को एहसास होता है कि विक्रम असली दुश्मन नहीं बल्कि एक शिकार है जिसे इस्तेमाल किया गया है। यही मोड़ उन्हें एक अनचाही लेकिन ज़रूरी साझेदारी की ओर ले जाता है। क्लाइमैक्स रूस के भूमिगत किले में होता है, जहां सिंडिकेट के नेता इकट्ठा होते हैं। यहाँ फिल्म का सबसे बड़ा और भव्य एक्शन सीक्वेंस होता है। गोलियों की बौछार, विस्फोट, हाथों से होने वाली लड़ाई और आसमान में उड़ते हुए स्टंट। ये दृश्य केवल एक्शन नहीं बल्कि दोनों नायकों की शैलियों का संगम है, कबीर की अनुशासित सटीकता और विक्रम की जंगली ताकत। दोनों साथ मिलकर दुश्मनों को खत्म करते हैं और कहानी को उसके शिखर पर ले जाते हैं। फिल्म का अंत जीत और उदासी दोनों के साथ होता है। सिंडिकेट को हरा दिया जाता है लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। विक्रम अपने गुनाहों से मुक्त तो हो जाता है पर वह किसी सिस्टम में शामिल नहीं होता और अपनी राह खुद चुनता है, जिससे ये साफ होता है कि वह भविष्य में फिर लौट सकता है। कबीर को जीत के साथ यह समझ भी मिलती है कि केवल व्यवस्था पर भरोसा करना काफ़ी नहीं, कभी कभी न्याय के लिए सीमाओं और नियमों से बाहर भी सोचना पड़ता है। दोनों का आखिरी संवाद सम्मान और बराबरी का है, दो योद्धा जो दुश्मन होकर भी एक दूसरे को अपना प्रतिबिंब मानते हैं। वार 2 केवल एक ब्लॉकबस्टर एक्शन मूवी नहीं है बल्कि वफादारी, विश्वासघात और अच्छाई बुराई की धुंधली सीमाओं पर सवाल उठाने वाली गाथा है। इसकी लोकेशन और बजट का इस्तेमाल केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि कहानी और भावनाओं को गहराई देने के लिए किया गया है। ऋतिक रोशन का अभिनय संयमित और असरदार है, जबकि जूनियर एनटीआर अपनी तीव्रता से पर्दे को बिजली सा चमका देते हैं। कियारा आडवाणी का रोल छोटा होते हुए भी अहम है, क्योंकि वह कहानी की गुत्थियों को सुलझाने में निर्णायक साबित होती है। आखिर में ये फिल्म सिर्फ जासूसों की लड़ाई नहीं बल्कि इंसानों की भावनाओं और विश्वास की लड़ाई बन जाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असली निष्ठा किसके प्रति होनी चाहिए, देश, व्यवस्था या अपने अंतर्मन की आवाज़। यही सवाल इसे साधारण एक्शन फिल्मों से ऊपर उठाकर एक ऐसी गाथा बना देता है जो दर्शकों के दिल में गूंजती रहती है। फिल्म वार 2 की शुरुआत जिस अंदाज से होती है वह दर्शकों को तुरंत पकड़ लेती है। यूरोप की बर्फीली गलियों में कबीर धलीवाल को एक गुप्त मिशन पर दिखाया जाता है। उसकी आंखों में वही ठंडापन और अनुभव झलकता है जो सालों से जंग लड़ते लड़ते उसमें जम चुका है।
उसकी हर हरकत में अनुशासन और गहराई है, लेकिन भीतर से वह अकेलापन और बोझ महसूस करता है। इसी शुरुआती हिस्से में हमें यह एहसास हो जाता है कि कबीर अब सिर्फ एक सैनिक नहीं रहा बल्कि अपने अतीत से घायल इंसान भी है, जो हर मिशन के साथ खुद को खोता चला जा रहा है। अचानक होने वाली हत्याओं की श्रृंखला, जो खुफिया एजेंसियों के बड़े अधिकारियों को निशाना बनाती है, फिल्म का रहस्य और रोमांच तुरंत बढ़ा देती है। कैमरा शॉट्स, बैकग्राउंड्स को और माहौल दर्शक को ये जता देते हैं कि यह कोई साधारण मिशन नहीं बल्कि दुनिया के संतुलन को हिलाने वाली साजिश है। इस बीच एंट्री होती है विक्रम की, जिसे जूनियर एनटीआर ने जीवंत कर दिया है। उसका पहला सीन ही दर्शकों को हिला देता है, काले कपड़ों में, तूफानी रफ्तार से और आंखों में गुस्से की आग लिए। उसकी चाल ढाल से लगता है कि वह किसी मिशन पर है, लेकिन उसकी नीयत साफ नहीं होती। कबीर की नज़र में वह सबसे खतरनाक इंसान है, लेकिन दर्शक धीरे धीरे समझते हैं कि विक्रम में एक दर्द है, एक अतीत है जिसने उसे ऐसा बना दिया। फिल्म का पहला भाग लगभग इसी रहस्य पर टिका रहता है, क्या विक्रम दुश्मन है या वह खुद किसी बड़ी ताकत का मोहरा है। इस अनिश्चितता से फिल्म का तनाव लगातार बना रहता है। विक्रम और कबीर की पहली भिड़ंत फिल्म का सबसे रोमांचक हिस्सा है। स्पेन की गलियों में गाड़ियों का पीछा, छतों पर छलांगें और हाथों से की गई लड़ाई इतनी शानदार कोरियोग्राफी से दिखाई गई है कि दर्शक दंग रह जाते हैं। यहाँ उनकी वैचारिक लड़ाई भी शुरू हो जाती है। कबीर व्यवस्था और अनुशासन की बात करता है, जबकि विक्रम कहता है कि व्यवस्था ही असली दुश्मन है, क्योंकि भ्रष्ट लोग उसी सिस्टम का फायदा उठाकर इंसानों की जिंदगी बर्बाद करते हैं। इस बहस को निर्देशक आयान मुखर्जी ने एक्शन के बीच में पिरोया है, जिससे दर्शक सिर्फ तमाशा नहीं बल्कि सोचने पर भी मजबूर होते हैं। जैसे जैसे कहानी गहराती है, काव्या का किरदार कियारा आडवाणी सामने आता है। वह एक साइबर एक्सपर्ट है जो सिंडिकेट के गुप्त नेटवर्क को डिकोड करती है। उसकी मौजूदगी से फिल्म में संवेदनशीलता और मानवीय भाव जुड़ते हैं। कबीर और काव्या के बीच धीरे धीरे बनने वाला रिश्ता ये दिखाता है कि जासूस भी इंसान हैं, जिनके भीतर प्यार और अपनापन छिपा होता है, भले ही वे अपनी जिंदगी को हर पल खतरे में डालते हों। काव्या का योगदान सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि रणनीतिक भी है, क्योंकि वह सूत्र ढूंढती है जिससे कबीर को समझ आता है कि असली दुश्मन विक्रम नहीं बल्कि वह अंधेरा नेटवर्क है जो कई देशों की राजनीति को नियंत्रित कर रहा है। दूसरे भाग में विक्रम का अतीत धीरे धीरे सामने आता है। हमें पता चलता है कि उसके परिवार और साथियों को एक हमले में मार दिया गया था, और उस हमले के पीछे वही सिंडिकेट था जो अब दुनिया भर में खून खराबा फैला रहा है। विक्रम का दर्द और गुस्सा देखकर दर्शक उससे सहानुभूति महसूस करने लगते हैं। ये खुलासा कबीर के लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि अब वह जानता है कि जिस आदमी को वह दुश्मन समझ रहा था, वह भी उसी दुश्मन का शिकार है। यही मोड़ दोनों को एक साथ लाता है। ये गठजोड़ आसान नहीं है, क्योंकि दोनों के विचार अभी भी अलग हैं, लेकिन उन्हें यह एहसास हो जाता है कि असली लड़ाई दोनों की नहीं बल्कि उस नेटवर्क से है जिसने उन्हें खेल की गोटियों की तरह इस्तेमाल किया। क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते फिल्म का स्केल बहुत बड़ा हो जाता है। रूस के भूमिगत किले में सिंडिकेट के बड़े नेता इकट्ठा होते हैं। यहाँ फिल्म का सबसे बड़ा एक्शन सीक्वेंस होता है। हेलीकॉप्टर से हमला, भूमिगत सुरंगों में पीछा, बर्फ पर चलती गाड़ियों की रेस और हाथों से लड़ाई, ये सब इतना भव्य है कि दर्शक सांस रोककर देखते हैं। इस हिस्से में कबीर और विक्रम की जुगलबंदी अपने शिखर पर होती है। एक एक दुश्मन को खत्म करते हुए वे दिखाते हैं कि भले ही उनकी सोच अलग हो, लेकिन साथ मिलकर वे अजेय हैं। फिल्म का अंत भावनात्मक और प्रतीकात्मक दोनों है। सिंडिकेट को बड़ी हद तक नष्ट कर दिया जाता है, लेकिन उसका जड़ पूरी तरह काटा नहीं जा सकता। ये संकेत देता है कि जासूसी ब्रह्मांड में आगे भी और बड़ी साजिशें बाकी हैं। विक्रम, हालांकि निर्दोष साबित हो जाता है, लेकिन वह किसी एजेंसी का हिस्सा नहीं बनता। वह अपनी राह खुद चुनता है, न नायक न खलनायक, बल्कि एक वाइल्ड कार्ड जो भविष्य में कभी भी लौट सकता है। कबीर अपने सिस्टम के प्रति वफादार रहता है, लेकिन अब वह जानता है कि न्याय केवल नियमों और कानून से नहीं बल्कि इंसानियत से भी आता है। अंतिम दृश्य में कबीर और विक्रम का संवाद फिल्म का सबसे यादगार पल है। दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं, कोई हाथ नहीं मिलाते, कोई औपचारिकता नहीं करते, बस आंखों में वह सम्मान झलकता है जो दो योद्धाओं के बीच होता है। ये दृश्य दर्शकों को ये संदेश देता है कि असली लड़ाई अच्छाई और बुराई की नहीं बल्कि नजरिए और चुनावों की होती है। फिल्म का तीसरा भाग वह जगह है जहां दर्शक पूरी तरह कहानी में डूब जाते हैं। अब तक कबीर और विक्रम की वैचारिक लड़ाई दर्शकों को उलझा रही थी, लेकिन जब दोनों एक साथ मिशन पर निकलते हैं तो फिल्म का रंग बदल जाता है। यूरोप और रूस की बर्फीली धरती पर चलते मिशन में दोनों की जुगलबंदी दिखती है। एक शानदार दृश्य में दोनों को दुश्मनों के ठिकाने पर चुपके से घुसते हुए दिखाया जाता है। कैमरा धीरे धीरे उनकी चाल और सांसों को पकड़ता है, बैकग्राउंड में संगीत तनाव को और गहरा करता है। ये सीक्वेंस ये दर्शाता है कि भले ही दोनों के तरीके अलग हों, लेकिन जब वे साथ काम करते हैं तो एक अजेय टीम बन जाते हैं। कबीर का अनुशासन और ठंडी रणनीति विक्रम की उग्रता और साहस के साथ मिलकर ऐसा असर पैदा करती है कि दुश्मन संभल ही नहीं पाते। इस भाग में निर्देशक ये संदेश देना चाहते हैं कि कभी कभी सच्चाई पाने के लिए विरोधी भी दोस्त बन जाते हैं।
फिल्म में कई ऐसे पल हैं जो दर्शकों की भावनाओं को झकझोर देते हैं। एक दृश्य में विक्रम अपने अतीत की बात कबीर से करता है, कैसे उसके परिवार को एक हमले में मार दिया गया और उसने ये सब अपनी आंखों से देखा। कैमरा विक्रम के चेहरे पर टिकता है, उसकी आंखों में आंसू तैरते हैं और दर्शक उसकी पीड़ा को महसूस करते हैं। ये दृश्य विक्रम को पूरी तरह मानवीय बना देता है। अब वह केवल एक खतरनाक एजेंट नहीं बल्कि एक टूटे हुए इंसान के रूप में सामने आता है, जिसका हर कदम उस दर्द का नतीजा है जिसे वह कभी भूल नहीं सकता। कबीर भी ये देखकर पिघल जाता है। वह पहली बार विक्रम को दुश्मन नहीं बल्कि एक इंसान के रूप में देखता है। यही वह क्षण है जब दोनों का रिश्ता बदलता है। काव्या का योगदान इस हिस्से में और अहम हो जाता है। वह सिर्फ तकनीकी सहायता नहीं देती बल्कि कई बार अपनी जान जोखिम में डालकर मिशन में उतरती है। एक रोमांचक दृश्य में उसे दुश्मनों ने पकड़ लिया होता है और कबीर उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। इस बचाव अभियान में विक्रम भी साथ देता है। यही वह मोड़ है जहां तीनों एक टीम बन जाते हैं। काव्या का साहस और दिमाग इस मिशन की रीढ़ बन जाता है। दर्शक महसूस करते हैं कि अगर वह न होती तो शायद कबीर और विक्रम अपनी दुश्मनी में ही उलझे रहते। दूसरे भाग से लेकर क्लाइमैक्स तक फिल्म में एक और गहरी परत जुड़ जाती है, वह है सिंडिकेट का असली चेहरा। यह कोई साधारण आतंकवादी संगठन नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है, जिसके तार हथियारों के सौदागरों, भ्रष्ट राजनेताओं और गुप्त एजेंसियों तक फैले हैं। निर्देशक ने बड़े ही प्रभावी तरीके से ये दिखाया है कि असली दुश्मन हमेशा सामने नहीं होता, बल्कि वह पर्दे के पीछे छिपा होता है और गोटियां हिलाता रहता है। इस खुलासे से फिल्म को न सिर्फ रोमांच बल्कि यथार्थ भी मिलता है, क्योंकि दर्शक समझते हैं कि असली खतरा हमेशा अदृश्य होता है। क्लाइमैक्स की ओर बढ़ते हुए फिल्म का पैमाना और भी विशाल हो जाता है। रूस में बर्फ से ढके इलाके में छुपे हुए सिंडिकेट के अड्डे पर जब हमला होता है तो पूरा सिनेमा हॉल गूंज उठता है। हेलीकॉप्टरों की आवाज़, मशीन गनों की गड़गड़ाहट, विस्फोटों की चमक, सब कुछ इतना वास्तविक लगता है कि दर्शक खुद को जंग के बीच महसूस करते हैं। यहाँ कबीर और विक्रम की तालमेल देखने लायक होती है। दोनों पीठ से पीठ लगाकर दुश्मनों से लड़ते हैं, एक दूसरे की कमियों को अपनी ताकत से पूरा करते हैं। ये दृश्य सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि एक प्रतीक है, दो विपरीत विचारधाराएं मिलकर भी जीत सकती हैं अगर उनका मकसद एक हो। क्लाइमैक्स का सबसे यादगार हिस्सा तब आता है जब कबीर और विक्रम सिंडिकेट के मुखिया तक पहुंचते हैं। यहाँ एक लंबी और थका देने वाली लड़ाई होती है। खून, पसीना और आंसू सब मिल जाते हैं। अंततः दोनों मिलकर उसे परास्त करते हैं और सिंडिकेट का साम्राज्य ढह जाता है। लेकिन निर्देशक ये साफ कर देते हैं कि यह जीत स्थायी नहीं है, क्योंकि बुराई कभी पूरी तरह मिटती नहीं। हमेशा कुछ छाया में छिपे दुश्मन रहते हैं। ये संकेत पूरे जासूसी ब्रह्मांड को आगे बढ़ाता है। फिल्म का अंत भावनात्मक और गहरा है। सिंडिकेट खत्म हो जाता है लेकिन विक्रम अपने रास्ते पर निकल पड़ता है। वह कहता है कि उसका सफ़र अभी खत्म नहीं हुआ और वह सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि उसने देखा है कि सिस्टम कैसे मासूमों को कुचल देता है। कबीर उसकी बात सुनता है और पहली बार उसके फैसले का सम्मान करता है। दोनों के बीच कोई औपचारिक विदाई नहीं होती, बस आंखों में झलकता हुआ वह सम्मान होता है जो दो योद्धाओं के बीच होता है। दर्शक इस दृश्य को देखकर समझ जाते हैं कि यह कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अंतिम फ्रेम में कबीर अकेला खड़ा है, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष है। उसने अपना मिशन पूरा कर लिया है और अपने भीतर यह समझ भी पाली है कि न्याय का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। काव्या उसके पास आती है और दोनों के बीच एक छोटी सी बातचीत होती है जिसमें वह कहती है कि असली जीत यह है कि इंसान अपने ज़मीर को जिंदा रखे। यही संवाद फिल्म का सार बन जाता है। देशभक्ति सिर्फ सिस्टम के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के लिए भी होनी चाहिए।